हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम यूजीसी नेट के सेकंड टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। ज्ञान के विस्तार को ही हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। यानी जो मनुष्य का ज्ञान है, अगर उसको बढ़ाएंगे या उसका विस्तार होगा, उसी को ही हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। जैसे मान लो मनुष्य है, वो अपने जीवन को हमेशा सार्थक बनाने की कोशिश करता रहता है और वह सोचता है कि मेरा जीवन वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहे। तो उसके लिए उसको ज्ञान का आभास होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो उसका जीवन सार्थक नहीं बन पाएगा, नई नई चीज़ें इनोवेशन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी शोध के अंदर आती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्या के समाधान के लिए सदैव परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अनुसंधान हमें वास्तविकता के समीप लाने का प्रयास करता है। तो जैसे अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड के अंदर इफेक्टेड किया हुआ है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम अपने परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उसके लिए इनोवेशन किए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिसर्च के अंदर आती है। यानी कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, मतलब कोई भी अगर लाइफ में समस्या आ रही है तो उसके निपटारे के लिए हमें शोध की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम हमेशा पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अनुसंधान हमें वास्तविकता के समीप लाने का प्रयास करता है कि हमें वास्तविकता के जितना हो सके रिसर्च से हम उसके समीप जा सकते हैं। अब देखते हैं रिसर्च को मैक्रो लेवल पे, मैक्रो यानी कि बड़े लेवल के ऊपर। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि हम किसी भी महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारी ये महामारी चली हुई है, तो इसका उपचार ढूंढना चाहते हैं, या हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, मंगल पर ग्रह या बस्ती ग्रह बनाना चाहते हैं या बस्ती बनाना चाहते हैं, वहाँ पे शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, बाजार में कोई नया उत्पाद ले आना चाहते हैं। इन सब सफल होने के लिए रिसर्च आवश्यक है, क्योंकि बगैर रिसर्च के हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और ये बड़े लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए भी बिल्कुल हमें रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है माइक्रो लेवल, छोटे लेवल के ऊपर। देखो कोई छात्र है, स्मार्टफोन खरीदना चाहता है और उसके लिए उसके पास बहुत सारे ब्रांड है वहाँ पे, तो वो उनकी तुलना करेगा और उनका अध्ययन करेगा कि कौन से की रैम अच्छी है, कौन से का इंटरनल मेमोरी, बैटरी वगैरह, बैकअप, ये सारी चीज़ें देखेगा। तो ये भी एक रिसर्च है और ये छोटे लेवल पे वो करता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अनुसंधान की परिभाषा। तो देखो अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च, यानी कि बार बार खोजना। यानी कि कुछ नया जानने के लिए हमें बार बार जिन चीज़ों का खोजना पड़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिसर्च कहलाता है। यह एक प्रकार के सही तथ्य प्राप्त करने के लिए जांच पड़ताल है। यानी कि हमें जो राइट फैक्ट्स मिले उनको प्राप्त करने के लिए एक जांच पड़ताल है। अनुसंधान विशेष कौशलों का एक संग्रह है, एक सोच का ढंग है और किसी वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीरता से जांच करना। यानी कि इसमें हम डेटा इकट्ठे करते हैं और एक तरीके से सोचने की शक्ति के ढंग को अलग अलग तरीके से वो करते हैं और विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं की गंभीरता से जांच करते हैं। यानी कि जो भी हमारी अलग अलग हमारे पहलू हैं उनको हम अच्छे तरीके से उनका रिसर्च करेंगे, जांच करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, हमारी रिसर्च कहलाती है। इसके बाद देखेंगे परिभाषा। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तत्वों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक जांच है। यानी कि हमें रिसर्च के लिए न्यू फैक्ट्स तो सर्च करनी ही है, खोजनी ही है, साथ साथ उनको सावधानी पूर्वक भी जांच करनी है। ये नहीं है कि अगर हमने कोई डेटा सर्च कर लिया है तो बस वो लास्ट है, नहीं, पहले उसको अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक उसको उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही उसको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ले जाके उस पर रिसर्च की जाएगी। इसके बाद एक दूसरी परिभाषा है JW कार्सवेल के अनुसार, अनुसंधान किसी विशेष के बारे में जानकारी एकत्रित करना एवं उनका विश्लेषण की प्रक्रिया है। बिल्कुल, क्योंकि अब तुम या हम कभी भी देखते हैं कि हमें किसी चीज़ के बारे में कोई विषय है, मान लो अभी फ़िलहाल टाइम कोई बैंक है, जो नाबार्ड बैंक ही ले लीजिए आप, तो जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है।
तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे, पूरा अच्छी तरीके से कि एक फैक्ट्स उसके बारे में निकालेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद उसको विश्लेषण करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, अनुसंधान है। यानी कि विशेष विषय के बारे में, किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना हमारी क्या है, अनुसंधान की एक मतलब अनुसंधान कहलाता है ये। ठीक है। इसके बाद है अनुसंधान रूप निर्देशन के दो प्रकार। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये नया पिछले साल ही ऐड किया गया है रिसर्च के अंदर, उससे पहले ये नहीं था। तो अब देखते हैं क्या है कि प्रकृति विज्ञान जैसे भौतिक रसायन कि जब प्राकृतिक विज्ञान होता है तो भाई वो भौतिक और रसायन विज्ञान के जैसे होते हैं, जिनको हम अपने केमिस्ट्री और इनके अंदर अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान जैसा कि आपको पता है ये हमारे सोशल साइंस के विज्ञान है, जैसे इतिहास हुआ, समाजशास्त्र हुआ। ये इन प्रक्रियाओं में अंतर होता है, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक विज्ञान है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और जो हमारे सामाजिक विज्ञान में, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर, इनकी प्रक्रियाओं में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल इन दोनों में बहुत अंतर पाया जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन। इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान में शोध वैसे ही होना चाहिए जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में होना चाहिए होता है। बिल्कुल जो प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन है, ये कहते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें शोध उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे कि हमारा प्राकृतिक विज्ञान में होता है, स्टेप बाय स्टेप, और जिनको हम लास्ट में प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आपको पता है कि इनमें फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती है, और फिर लास्ट में हम उनको इनोवेशन, केमिकल रिएक्शन और ये सारी चीज़ें करके उनको अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अनुसंधान मात्रात्मक होना चाहिए, उसका वर्णन अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत किया जाना चाहिए, यानी कि उसका मात्रात्मक के अनुसार होना चाहिए, और जो अनुसंधान के प्रकार है यानी कि जितने भी टाइप्स हैं अनुसंधान के, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हमने रिसर्च की है लेकिन अलग तरीके से, ऐसा नहीं है। हमें दूसरे अनुसंधान को उसके प्रकारों के अंतर्गत ही करना चाहिए। इसके बाद है व्याख्यात्मक रूप निर्देशन। इसको हम अधिकतर गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित करते हैं। इसके अनुसार शोध प्रारूप लचीला होना चाहिए। गुणात्मक अनुसंधान की विस्तृत चर्चा अनुसंधान प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है। प्राकृतिक विज्ञान में शोध के लिए एक्लारे शब्द का प्रयोग किया जाता है, कि इसमें गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित होना चाहिए ये पूरा का पूरा, और इसके अनुसंधान लचीला होना चाहिए, यानी कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और एक विस्तृत प्रक्रिया होनी चाहिए इसकी व्याख्यात्मक रूप निर्देशन के अनुसार अनुसंधान की, जैसे प्राकृतिक विज्ञान में होती है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट आ गया है, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, यानी कि अप्रोच आ गई है ये हमारी। ठीक है। तो इसके बाद है प्रत्यक्षवाद की स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्टे काम्टे द्वारा की गई। यानी जो प्रत्यक्षवाद की जो स्थापना है वो 19वीं शताब्दी में एक फ्रांस के दार्शनिक है अगस्टे काम्टे, इन्होंने की थी। काम्टे ने इसको 3 भागों में विभाजित किया, जीववाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद। ठीक है। इसके बाद केवल वैज्ञानिक पद्धति के प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त, विश्वसनीय, प्रमाणित माना जाता है। इन्होंने कहा कि जो हम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त करते हैं बस वो ही विश्वसनीय होते हैं और उनको ही प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है। काम्टे ने मानवीय ज्ञान की प्रत्येक विषय शाखा को अपनी प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचाने के लिए 3 सोपानों से होकर गुजरना स्वीकार किया है। उसके अनुसार समाज विकास मानव बुद्धि के द्वारा ही होता है। यानी कि काम्टे ने जो मानवीय ज्ञान की शाखा है उन्होंने उसको प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचाने के लिए 3 सोपानों से गुजरने के लिए स्वीकार किया है, और उनके अनुसार समाज विकास मानव बुद्धि के द्वारा ही संभव है, और इसकी 3 अवस्थाएं। नंबर 1 मिथ्यापूर्ण अवस्था, दूसरी अधिबौद्धिक अवस्था, तीसरी प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो अब सबसे पहले आपको समझ में आया होगा कि काम्टे ने अगस्ते काम्टे ने किस तरीके से
इस अप्रोच को समझाया प्रत्यक्षवाद की। इन्होंने 19वीं शताब्दी में इसको बनाया, इनको 3 चीज़ों के अंदर विभाजित किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि केवल वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही जो रिसर्च की जाती है, प्रमाणित किए जाते हैं आंकड़े, वो ही सबसे ज़रूरी है। और एक रिसर्च को, मानवीय ज्ञान की प्रत्येक शाखा को अपनी अवस्था तक, प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप, सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है और मानव विकास बुद्धि के द्वारा ही समाज का विकास हो सकता है। तो मिथ्यापूर्ण अवस्था, अधिबौद्धिक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे अन्य पहलू इसके। तो उससे पहले सबसे देखें 5 सिद्धांत है जो प्रत्यक्षवाद के। सबसे पहले, विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो विज्ञान है उनके जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद व्याख्या करना, भविष्यवाणी करने का प्रयास, ये सारा हमारे सिद्धांत आते हैं इसके अंदर। यहाँ प्रेरक तर्क मुख्य दृष्टिकोण है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरा हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना, हमें पहले परिकल्पना करनी चाहिए कि प्रशिक्षण के दौरान परिकल्पना कर लेनी चाहिए पहले कि ये किस तरीके से की जाएगी। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जिसको विज्ञान से अलग रखा जाता है, को शोध निष्कर्षों में पूर्वाग्रह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जो हमारे कॉमन सेंस है उनको हम विज्ञान से अलग रखते हैं और उनको जब शोध के निष्कर्ष आते हैं तो उसके अंदर ऐड नहीं करना चाहिए पहले ही। ठीक है, उसके बाद हमारा विज्ञान को मूल्य मुक्त माना जाना चाहिए, यानी कि वैल्यू फ्री माना जाना चाहिए विज्ञान को। इसके बाद है प्रत्यक्षवाद के अन्य पहलू। तो ये हमारे एग्जाम में भी आते हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्ट्रोमोलॉजी, एसियोलॉजी और कार्य प्रणाली या शोध पद्धतियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं एंट्रोलॉजी। यह सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है, यानी कि इसमें समाज की वास्तविकता की प्रकृति है। जैसे वास्तविकता, भारी, स्वतंत्र, एक सच्ची वास्तविकता, सार्वभौमिकता, कणमय वस्तुएं आदेशित, यानी कि इसके अंदर समाज की जो भी वास्तविकता आती है वो ऑन्टोलॉजी के अंदर आएगी। इसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी। तो यह ज्ञान प्राप्ति का ढंग की पद्धति है। तो पहला क्या था, सामाजिक वास्तविकता। दूसरा क्या है, यह ज्ञान प्राप्ति का ढंग की पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति हो गई, अवलोकन योग्य औसत दर्जे के तथ्य हो गए, कानून की तरह सामान्यीकरण हो गया, संख्याओं पर ध्यान हो गया, स्पष्टीकरण में योगदान हो गया, ये सारे हमारी इसके अंदर आते हैं। इसके बाद एशियोलॉजी, यह नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित है। अब यह नैतिकता से और मूल्य प्रणाली से संबंधित हो गया। इसमें मूल्य मुक्त शोध, शोधकर्ता पूर्वाग्रह से मुक्त होना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इसके बाद है कार्य प्रणाली या शोध पद्धति। यह एक ऐसा प्रतिमान है जो कुछ प्रश्न पूछने और व्यवस्थित जांच के लिए उचित दृष्टिकोण का उपयोग करने की ओर ले जाया जाता है। यानी कि यह एक ऐसा प्रतिमान है जो कुछ प्रश्न पूछने, यानी कि हम प्रश्न पूछते हैं और व्यवस्थित जांच के लिए, यानी कि उसका व्यवस्थित जांच भी करते हैं, उस दृष्टिकोण की उपयोग की ओर ले जाया जाता है। इससे हमें दुनिया का अध्ययन कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी कार्य प्रणाली और शोध पद्धति के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे इसका विज्ञान, ये तो था हमारे अन्य पहलू। अब इसके विज्ञान के पहलू कौन कौन से, तो विज्ञान नियात्मक है। तो संबंधों का कारण और प्रभाव, इसके अंदर जो संबंध है और उनके कारण है और उनके प्रभाव, वो विज्ञान के अंदर आएंगे। विज्ञान यांत्रिकी, इसमें शोधकर्ता विशिष्ट अनुसंधान विधियों के आवेदन के माध्यम से सिद्ध व्यवस्थित होने के लिए परिकल्पना विकसित करते हैं। यानी कि जो भी हमारी विधियां हैं उनके माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि व्यवस्थित होने के लिए परिकल्पना विकसित करते हैं कि उनको किस तरीके से अपनी हाइपोथेसिस बनानी है, जिनके माध्यम से वो रिसर्च कर सके और उसको सिद्ध कर सके या व्यवस्थित कर सके या व्यवस्थित कर सके। उसके बाद है विज्ञान विधियों का उपयोग करता है, बिल्कुल। प्रतिदर्श का चयन, उनका माप, विश्लेषण, परिकल्पना के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचना, विधियों के द्वारा ही उपयोग होता है सारा ये। तो विज्ञान अनुभववाद, विज्ञान का मूल्यांकन उद्देश्य की तुलना के रूप में किया जाता है। यानी कि विज्ञान का जो मूल्यांकन है वह उद्देश्य की तुलना में के रूप में किया जाएगा, जैसा कि देखा या मापा जा सकता है। जो इनके उद्देश्य हैं उनमें तुलना के रूप में किया जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट आ गया, सेकंड अप्रोच आ गई, उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद के प्रचलन के बाद
काउंसिल के अनुसार हम 4 समाजशास्त्रीय परंपराओं का निम्न भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संघर्ष की परिभाषा। तो समाज स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण है, बिल्कुल है। उपयोगीवादी तर्कवादी परंपरा, मनुष्य तर्कसंगत है, ये भी फैक्ट है जी, तर्कसंगत होता है मनुष्य, हर मनुष्य। समग्र परंपरा, तो इसमें दुर्खे माइया, और लास्ट है सूक्ष्म अतः क्रियात्मक। अतः क्रियात्मक एक सूक्ष्म संबंधित स्तर का विश्लेषण किया जाना चाहिए, यानी कि इसमें छोटे लेवल पे जो अंतर क्रिया है उस स्तर का विश्लेषण किया जाता है। अब देखेंगे, उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण बहुलवाद का समर्थन करता है। इस धारणा पर आधारित किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ पर वर्णित अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेता है। ऐसी स्थिति में व्याख्यात्मक शोध दो प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये बहुलवाद दृष्टिकोण का समर्थन करता है और इस धारणा पर आधारित है कि विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधियों में चयन शोध के आधार पर किया जाए, यानी कि जो विशेष अध्ययन होता है किसी भी चीज का, रिसर्च होती है विशेष टॉपिक पे किसी भी चीज की, तो उसके अंदर यह लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वर्णित अनुसंधान एक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपना लेता है, यानी कि जो भी अनुसंधान है वो प्रत्यक्षवाद उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेगा और यह दो शर्तों में लागू किया जाएगा। पहला, प्रत्यक्षवादी अध्ययन से पहले आयोजित खोजपूर्ण अध्ययन, यानी कि जो भी हम कोई भी अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके स्टार्टिंग में उसके अंदर खोजपूर्ण का अध्ययन करते हैं सबसे पहले। ये तो है नहीं कि हम शुरू में स्टार्टिंग से ही रिसर्च करने लग जाते हैं। तो प्रत्यक्षवादी अध्ययन से पहले हमें क्या करना है, हमें वहां पे खोजपूर्ण अध्ययन करना है। दूसरा, प्रत्यक्षवाद अध्ययन के साथ समवर्ती उपयोगकर्ता खोज व्यवहार एक अध्ययन में किया गया है, यानी कि जो दूसरा प्रत्यक्षवाद के अध्ययन में समवर्ती उपयोगकर्ता खोज व्यवहार के एक अध्ययन में जो उसके समवर्ती है और जो उपयोगकर्ता उसका खोज कर रहा है, तो वो सारा इसके अंदर किया जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद से काफी संबंधित है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के अधिकार दृष्टिकोण और का ज़्यादा फिट होते जा रहे हैं। ये बिहार गलती से लिख गया है, ठीक है, कि आजकल ज़्यादा उत्तर प्रत्यक्षवाद में ज़्यादा फिट हो रहे हैं, कि जो भी हमारे सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण है वो उत्तर प्रत्यक्षवाद में ज़्यादा फिट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारा प्रत्यक्षवाद था वो पूरा वैज्ञानिक दृष्टि के ऊपर लेवल था, वो पूरा वैज्ञानिक आंकड़ों के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड था। और ये जो हमारा ये उत्तर प्रत्यक्षवाद है ये व्यवहारात्मक और बहुत सारी अपने बहुलवाद और इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पहले इनकी लिमिटेशन। तो जो हमारे प्रत्यक्षवाद की जो लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करती है, बिल्कुल। ये अगर आपके पास वैलिड सोर्स है तो ही उसके अनुभव पर प्रत्यक्षवाद निर्भर करेगा, वरना नहीं करेगा। प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच संबंधित कार्यों के लिए एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जा सकता है, यानी कि जो भी प्रकार की व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच में जो संबंध की एक प्रक्रिया है वो भिन्नता के रूप में मानता है उसको। ये है हमारी संबंध के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में मानता है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा, व्यावसायिक शोध जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी क्रिटिसिज्म हो चुकी है, क्योंकि व्यावसायिक शोध जैसे अध्ययन में, ठीक है, कभी कभी प्रत्यक्षवाद एक ऐसी स्थिति को धारण कर लेते हैं जहाँ ज्ञान का लक्ष्य केवल उन्हीं घटनाओं का वर्णन करता है जो हम अनुभव करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वैज्ञानिक जो डेटा होते हैं वो काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपने पर्सनल अनुभव को उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये एक इसकी लिमिटेशन ये भी है। तो हमसे जुड़े रहिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ऐसे ही पार्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।